चलें गुड। अब लेट्स चेक कर लेते हैं कि क्या सही किए या नहीं किए। अच्छा, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं तो मेरे पास लास्ट ईयर के क्लोजिंग के जो इस साल के ओपनिंग बनेंगे, आपको पता है ना किन किन आइटम्स के ऊपर डेफर्ड टैक्स था, एक एक करके गिन लेते हैं उंगलियों पे। पीपी के ऊपर था, हाँ या नहीं जल्दी बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर था, ऐसा है, पीपी के ऊपर, यस। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि एक रिसर्च एक्सपेंस था जो मैं एक्सपेंस आउट कर चुका था, टैक्स वाला मुझे कह रहा था कि भाई मैं इसको आपको ओवर द पीरियड अलाउ करूंगा, उसके ऊपर था। सर लीज के ऊपर राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट हो गया, लीज लायबिलिटी हो गया, इंटरेस्ट पेबल हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर था। फिर मैंने कहा मैंने कोई आई थिंक प्रीपेड इंश्योरेंस की हुई थी, अक्रूड था, उसके ऊपर था, ऐसा ही है भाई। और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, इन सब के ऊपर आपने ओपनिंग डेफर्ड टैक्स रखा हुआ था। अब वो कहानी इस साल पे कैरी फॉरवर्ड होगी, तो जरा देख लेते हैं। हमने जो लास्ट क्लास खत्म की थी उसके अंदर आपको याद होगा कि पीपी की कैरिंग अमाउंट कुछ ये थी, जो इस साल की क्या बन जाएगी जल्दी बताओ, इस साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग, ऐसा है भाई, इस साल की ओपनिंग बन जाएगी, ये हो गया। अच्छा, फिर अगर हम कहें पीपी की टैक्स बेस भी इस साल की क्या बन जाएगी, ओपनिंग बन जाएगी, ऐसा ही है। तो यहां तक की कहानी तो हमारी क्लियर थी लास्ट क्लास तक की। आए देखते हैं इस साल क्या क्या हुआ है, इस साल क्या क्या हुआ है, तो बहुत फोकस होकर बने रहिएगा आप। यहां पे लिख के देता है कि भाई हमाद लिमिटेड की पॉलिसी है कि वो पीपी को रखता है कॉस्ट के ऊपर। कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एज एट 31 दिसंबर 2020, क्या इसने क्लोजिंग दी हुई है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या इसने क्लोजिंग दी हुई है, हाँ जानी, क्या इसने क्लोजिंग दी हुई है, यस, ओके गुड। अच्छा, जैसे ही मैं सवाल में गया तो मैंने कहा देखें, मैंने बगैर कुछ सोचे समझे हुए, देखो ये रहा 6529701 यही है 6529701, मैंने क्लोजिंग रख दी। देखिए, जहां भी कंफ्यूजन हो आपने मुझसे रोक के पूछना है, सही जी, ये क्लोजिंग आ गई। अच्छा, अब मैं बैलेंसिंग फिगर इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इस साल डिस्पोजल भी हुआ है, इस साल एडिशन भी हुई है, इस साल रीवैल्यूएशन भी हुई है, ऐसा है। तो एक एक करके देख लेते हैं, आ जाएं। वो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2020 प्लांट हैविंग अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 3,50,000 एक्वायर्ड ऑन July 1, 2017 was disposed of on March 31, 2020 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2,30,000। क्या आप इस बात को मानते हैं बच्चों, क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो मैंने पीपी बेचा है, अच्छा पहले बताओ हम लोग कौन सा अकाउंट बना के चल रहे हैं, बुक वैल्यू का या कॉस्ट का, जल्दी बताओ। हम बुक वैल्यू का अकाउंट बना के चल रहे हैं या कॉस्ट का अकाउंट बना के चल रहे हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी मेरे बच्चों, बुक वैल्यू का। तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या इस अकाउंट से पीपी वो वाला निकल जाएगा जो कि मैंने बेच दिया है, ऐसा है, निकल जाएगा ना वाला पीपी जो मैंने बेच दिया है। तो हमें काम करना होगा सर बुक वैल्यू के ऊपर, हमें काम करना होगा सर किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर, ऐसा ही है, हमें बुक वैल्यू के ऊपर काम करना होगा। अच्छा चलिए, मुझे एक बात बताएं, मैंने ये कहा कि सर जो मैंने एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, 3,50,000। आप जल्दी बताएं ये खरीदा कब गया था, July 1, 2017 पे, चेक कर लेते हैं, यही है भाई। अच्छा, आपने कहा डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स, हाँ भाई, रेट कितना है, प्लांट है ना, इसने कहा कि भाई प्लांट के ऊपर हम चार्ज करते हैं 15%, ऐसा है, जल्दी बताओ, 15% चार्ज करते हैं, ये आ गया जी 297,500। चलें जी, मैंने कहा ये आ गई कैरिंग अमाउंट एट January 1, 2018। अच्छा, अब मैं शॉर्टकट लगाऊंगा बुक वैल्यू निकालने के लिए, सही है। मैंने कहा कैरिंग अमाउंट एज एट 31 दिसंबर 2019, ऐसा ही ना, 2020 के लिए ओपनिंग चाहिए मुझे, ऐसा ही है। तो मैंने कहा सर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 85% से, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए 15% के बाद, ऐसा ही है।
और इसकी पावर लगा दूं कितनी सर, आपने कहा 18 19 कितने साल भाई, 2 साल, ये वैल्यू आ गई। वेरी गुड। देखो शॉर्टकट भी तो लॉजिकली लगाओगे ना कि जो शेड लग सकता है। अच्छा भाई, फिर मैंने कहा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2020 कितने महीनों की है, हाँ भाई 3 महीने। हमने कहा सर इसके ऊपर 15% इंटू 3/12। ये जब डेप्रिसिएशन आ गई तो मैंने कहा ये आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट। हाँ भाई ये क्या आ गई मेरी कैरिंग अमाउंट, ऐसा है भाई, ये चेक कर लो एक बार, यही है 15% कैरिंग अमाउंट आ गई ये वाली जनवरी 1 पे, तो 2018-19 6 मंथ्स की है। अभी चेक कर लेते कब बेचा है, कब बेचा है भाई, कब बेचा है अभी देख लेते हैं। मार्च में बेचा है ना, $2017। अच्छा ये वाली, ओके ये वाली 6 मंथ है, हाँ ये सही है, ये हमने गलती से पूरा लगा दिया, ऐसा ही है, ओके ओके सही है सही सही है, ये आ गया। अच्छा भाई अब मुझे बताओ, क्या ये अमाउंट देखो यहाँ से मैंने आउट की हुई है, क्या ये अमाउंट देखो मैंने यहाँ से आउट की हुई है, हाँ जी ऐसा है, ये अमाउंट मैंने यहाँ से आउट की हुई है। पर एक और बात मानोगे आप, क्या आपको ये बात पता है कि जब आप टैक्स बेस का अकाउंट बनाओगे, टैक्स बेस का, वहाँ पे ये कैरिंग अमाउंट कुछ और होगी, हाँ जी वहाँ पे ये कैरिंग अमाउंट कुछ और होगी, इस बात को मानते हो? वेरी गुड। पर पहले हम आप अगर आपकी आज्ञा हो पहले हम ये वाला काम कर लें, पीपी की कैरिंग अमाउंट वाला, फिर टैक्स बेस कर लेंगे और फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट पार्क कर लेंगे, ऐसा है? चलें गुड। अब मुझे एक बात बताएं, मैं डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मुझे डेप्रिसिएशन इन एनी केस बैलेंसिंग फिगर निकालनी है क्योंकि मुझे रेट ही नहीं पता, पर उसके लिए मुझे सारी चीज़ें सही पार्क करनी होंगी। अच्छा अगर मैं आखिरी चीज़ पे जाता हूँ, आखिरी एडजस्टमेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पे देखें, वो बोले कंपनी ने प्लांट परचेज किया है 1 तारीख को, कितने का, 2 मिलियन का, ऐसा ही है, जिस पे टैक्स अथॉरिटीज़ ने 20% का टैक्स क्रेडिट दिया है। टैक्स क्रेडिट का मतलब यह है कि आपके एसेट की वैल्यू का 20% आपको टैक्स माफ़ है, यानी आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो माफ़, ऐसा है? जल्दी बताओ, आपकी जो भी बच्चों टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो माफ़ हो जाएगी, यानी आपने टैक्सेबल इनकम निकाली, टैक्स लगा लिया और उसमें माफ़ी मिल जाएगी आपको। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अ डिडक्शन ऑफ एक्सपेंस, टैक्स क्रेडिट कोई एक्सपेंस नहीं है, ये टैक्स की इटसेल्फ माफ़ी है, सीधी माफ़ी टैक्स की। दोनों में फ़र्क क्लियर है? जल्दी बताओ, दोनों में फ़र्क क्लियर है? टैक्स क्रेडिट का मतलब है लायबिलिटी के अंदर माफ़ी, ना कि कोई डिडक्टेबल अलाउंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। चलें, मैंने कहा सर मैंने पीपी यहाँ पे एडिशन कर ली, क्या, हाँ वेरी गुड, क्या इस साल कोई रीवैल्यूएशन भी की है इसने, क्या इस साल कोई रीवैल्यूएशन की है? यस सर, देखें 266,500 की, ऐसा है? जैसे ही मैंने ये 266,500 यहाँ पे बुक किया, जैसे ही मैंने 266,500 यहाँ पे बुक किया बच्चों, तो आपके सामने की बात है, मेरे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया बैलेंसिंग फिगर। चेक कर लेते हैं एक बार, आप भी चेक कर लें, क्या 1291661 आता है? 1291661 चेक कर लें एक बार, कोई ऐसा जिसने ये सही किया हो, कोई ऐसा जिसने ये सही किया हो? हाँ जी, मूसा ने सही किया था, वेरी गुड। अली हसन ने सही किया था, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी बच्चों, शहीद ने भी सही किया था। अच्छा 266,500 नहीं आया था, ओके, हबीबा ने भी सही किया था, गुड गुड गुड। चलें जी, ओके। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या ये काफ़ी है या मुझे टैक्स की वर्किंग भी करनी है, टैक्स बेस का अकाउंट भी बनाना है? जल्दी बताओ, टैक्स बेस का अकाउंट भी बनाना है ना? चलें जी आ जाएं। मैंने कहा टैक्स बेस के अकाउंट के अंदर एडिशन तो वो भी मानेगा ना, एडिशन तो वो भी मानेगा। चलें खैर सॉली आप सही हो जाएगा, एडिशन तो वो भी मानेगा, वो तो मना नहीं करेगा, ऐसा है?
पर क्या आपको इस सवाल के अंदर ये बात पता है कि अब जब मैं टैक्स बेस निकालूंगा उस एसेट की जो कि बिक गया, उस एसेट की जो कि बिक गया, हाँ जी, तो उसके लिए मुझे अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसा है? यस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, ये बात तो सेम हो गई ना, ये वाली बात तो सेम हो गई, मानते हो? ये वाली बात तो सेम हो गई। और आई बिलीव कि भाई सर अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ तो ये सिंपल 20% हो जाएगा। ये अमाउंट आ गई, ये अमाउंट आ गई 3,15,000 की, ऐसा है भाई। इसके बाद सर आपने ऑल टुगेदर कैरिंग अमाउंट निकाल लेनी है 31 दिसंबर 2019 पे। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ पे 80% दिला दो, ये अमाउंट आ गई, ऐसा ही है। क्या इसमें टैक्स वाला भी मुझे प्रोपोर्शनेटली अलाउ कर रहा है? क्या टैक्स वाला भी मुझे प्रोपोर्शनेटली अलाउ कर रहा है? हाँ जी, ऐसा है। ओके जी, तो मेरे पास आ गई ये 191,520, ये रही, मैंने यहाँ से हटा दिया इसको, मैंने यहाँ से हटा दिया इसको। अच्छा, अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या किया, ओपनिंग WDV उठाई, ओपनिंग WDV उठाई और ये एडिशन को इसमें ऐड कर दिया, ऐसा ही है। ओपनिंग और एडिशन में से मैंने क्या माइनस कर दिया? हाँ भाई, ये माइनस कर दिया ओपनिंग WDV जो एसेट बिक गई है, ताकि उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन ना है। वेरी गुड। फिर मैंने किया कि भाई अब ये वाली जो अमाउंट है उसके ऊपर मैंने स्ट्रेट 20% लगा दिया और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकाल लिया। तो कुल मिला के मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया ये 1,265,760, 1,265,760, ऐसा ही है। और फिर मैं क्लोजिंग पे पहुंच गया। कोई मुझे तुम में से बताए मैं क्लोजिंग पे क्यों पहुंचा? क्लोजिंग क्यों चाहिए मुझे? ताकि मैं बैलेंस शीट अप्रोच से जब इसको सॉल्व करूं तो मेरे आंसर्स आपस में फिक्स हो जाएं, ऐसा है? हाँ जी मेरे बच्चों, ऐसा है। गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ दो चीज़ें हैं जानी, प्लीज़। हाँ, तुम लोगों ने सही बताना है। अभी मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग ये है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज पर टैक्सेशन ये है, तो अकाउंटिंग का ज़्यादा है या टैक्स का ज़्यादा है? हाँ जी, अकाउंटिंग का ज़्यादा है या टैक्स का ज़्यादा है? अकाउंटिंग का। टैक्स वाला मुझे बोलेगा बाबू शाबाश इसको ऐड बैक करो, देखो मैंने ऐड बैक कर दिया, ये रहा, इसके ऊपर क्या बुक कर ली भाई? डेफर्ड टैक्स इनकम, ऐसा है। गुड। चले जी, अब मैंने कहा क्योंकि फॉर द ईयर तुम निकाल रहे हो तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी तो होगा। क्या आपको इस सवाल के अंदर सेलिंग प्रोसीड्स बताइए कितने का बेचा है? हाँ भाई, 2,30,000 रुपये का बेचा है, 2,30 का बेचा है। अच्छा भाई, और दोनों में कैरिंग अमाउंट का फर्क है, दोनों में कैरिंग अमाउंट का फर्क है, ऐसा है। तो मैंने कहा कि सर अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहां पर अगर एक वर्किंग करूं, मैंने कहा सेलिंग प्राइस 2,30, सेलिंग प्राइस 2,30, अकाउंटिंग टैक्स, कैरिंग अमाउंट। अच्छा, आप चाहें तो कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस भी ले सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा सर मैंने यहाँ पे पीपी की कैरिंग अमाउंट ये रख दी, ये आ गया गेन अकाउंटिंग के लिहाज से। मैंने कहा अगर मैं ये रख दूं तो ये आ गया टैक्स के हिसाब से। तो मुझे बताएं, क्या मुझे गेन और ऐड बैक करवाना होगा? क्या मुझे गेन और ऐड बैक करवाना होगा? यस सर। ये देखें, ये आ रहा 33,618, 33,618, ये यहाँ से आ रहा भाई हमारा गेन, ये जो भी हमने निकाला, दिस माइनस दिस।
अच्छा, इसको ऐड बैक करवा के टैक्स वाले ने टैक्स ज़्यादा मांग लिया, करंट टैक्स देने से हम मना ही नहीं कर रहे, मैं बोल रहा हूँ भाई हमारे हिसाब से होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली होगी। ऐसा है भाई? वेरी गुड यार। चलें, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, ये दो तो हल हो गए मामलात, यहां तक का तो कोई पंगा नहीं है, ऐसा है? चलें जी, अब हम आते हैं लीज की एडजस्टमेंट के ऊपर, लीज की एडजस्टमेंट के ऊपर। अच्छा, लीज की एडजस्टमेंट के अंदर आपको याद होगा कि हमने जहां इस सवाल को क्लोज किया था वो पहला साल था, ऐसा है? वो पहला साल था। हमने मजीद 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया होगा और 6 महीने के इंटरेस्ट के बाद इस वाले इंटरेस्ट की और इस वाले इंटरेस्ट की पेमेंट हुई होगी, यानी टोटल इंटरेस्ट ये रहा होगा। मेरा रेंटल कितना था? इतने का। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मजीद 6 महीने का इंटरेस्ट बुक होने के बाद मेरे प्रिंसिपल की सेटलमेंट ये रही होगी 179,447, वो ये रही। बट आप प्लीज मुझे बताएं कि ये 179,447 कौन सी तारीख के ऊपर चेंज हुआ है? कौन सी तारीख के ऊपर चेंज हुआ है? हाँ जी, 1 जुलाई के ऊपर, 1 जुलाई के ऊपर, ऐसा है भाई? 1 जुलाई पे चेंज हुआ है ये। ओके, अच्छा, 1 जुलाई के बाद आपका बैलेंस ये हो गया। जब आपका बैलेंस ये हो गया बच्चों, तो क्या आप फिर मजीद 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करोगे इसी के ऊपर, इसी रिवाइज प्रिंसिपल के ऊपर? हाँ जी, ऐसा है? अच्छा, जैसे ही आपने ये बुक किया, आपने कहा कि भाई मेरे पास यही लायबिलिटी उठ के आ गई और मेरे पास एक इंटरेस्ट पेबल आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आप सबसे पूछूं अकाउंटिंग के लिहाज से इस साल आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो ये हैं, इधर देखिएगा, इन सबको आप साइड में कर दें, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है मेरी तरफ से। हाँ जी, आप ये देखें, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इन दोनों का सम है, शुरू के 6 महीने, बाद के 6 महीने, शुरू के 6 महीने, बाद के 6 महीने, ये आपके पीएनएल में मौजूद है। सर डेप्रिसिएशन आपका ये आ गया। सर ये क्या बात हुई, पिछले साल कम आ रहा है, इस साल ज़्यादा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पे तो सेम आना चाहिए। हाँ बाबू, स्ट्रेट लाइन पे तो सेम आना चाहिए, ये क्या मजाक है? हाँ जी सर, ये क्या मजाक है? इस बार फुल ईयर है, पिछले साल 6 महीने था। वेरी गुड। अच्छा, अब टैक्स वाला क्या बोलेगा? मैं सिर्फ क्या मान रहा हूं? रेंटल, ऐसा है? अच्छा, अब हमने अच्छा देखिएगा फर्क, देखिए बात समझिए। आपको पता है हमारा एक्सपेंस क्यों ज़्यादा आ रहा है? क्योंकि हमने आईडीसी वगैरह कैपिटलाइज किया हुआ है, डाउन पेमेंट कैपिटलाइज की हुई है, ऐसा है? हमने डाउन पेमेंट आईडीसी कैपिटलाइज की हुई है। वो भाई हमें कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही अलाउ कर लिया तुम्हें, तुम काहे की एक्सपेंस ले हो? तो वो क्या करेगा? ऐड बैक करवा देगा। जल्दी बताओ क्या करेगा? वो ऐड बैक करवा देगा, ऐसा है? जैसे ही ऐड बैक करवाएगा मेरी टैक्सेबल इनकम हो जाएगी ज़्यादा, टैक्स भी हो जाएगा ज़्यादा, अकाउंटिंग का टैक्स कम, तो वो मुझे एक्सपेंस की सेविंग नहीं क्लेम करने देगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो क्लेम कर लूंगा डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करके। वेरी गुड यार, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड अबीबा, वेरी गुड मूसा, बिल्कुल मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूंगा। तो क्या आप सब ये बात मानते हैं कि मैं यहां पर आकर 786.08 को ऐड बैक कर दूंगा? ऐसा है भाई? ये अमाउंट आ गई। अच्छा, अब एज फार एज योर एसोसिएट इज कंसर्न, आपने प्लीज सुनिएगा, पीएनएल बनता है फॉर द ईयर का, 1 साल का। अब 1 साल के पीएनएल के अंदर आपने मजीद ये देखना है, मैं यहां पे भी करके दिखाता हूं आपको, आपकी एसोसिएट ने मजीद कितना प्रॉफिट कमाया, जल्दी बताओ। आपकी एसोसिएट ने मजीद कितना प्रॉफिट कमाया है दूसरे साल के अंदर? हाँ जी, आपकी एसोसिएट ने, हबीबा कह रही है 3,90,000। अभी देख लेते हैं। उसने कहा भाई ड्यूरिंग द ईयर फरूक लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट, नहीं, फरूक लिमिटेड ने तो 1450 कमाया ना हबीबा, 1450 कमाया ना एसोसिएट ने टोटल।
ऐसा है 1450 कमाया है। अच्छा मुझे बताओ इस प्रॉफिट में से उसने डिविडेंड कितना बांट दिया, इस प्रॉफिट में से उसने डिविडेंड कितना बांट दिया है? हाँ जी 15%। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं ये मैं वर्किंग कर रहा हूं फॉर द ईयर की, ये मैं वर्किंग कर रहा हूं फॉर द ईयर की? अच्छा अब जल्दी से मुझे देख के बताओ, क्या एसोसिएट की कमाई 1.45 मिलियन है? यस। एसोसिएट ने कितना बांट दिया? 1.50। कितना बच गया? तो मुझे जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक साल का निकालना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द ईयर निकालना है, वो कहां से निकालूं? हाँ जी इसको मल्टीप्लाई करके 30% से 390, और आप यही कह रही थी अभी बात 390 आ रहा है। ऐसा है यानी बच्चों कहने का मकसद ये है। अच्छा आप जल्दी से बताओ मेरे पीएनएल में डिविडेंड कितने नाम पे होगा? जल्दी से फौरन से बताना, मेरे पीएनएल के अंदर डिविडेंड कितने नाम पे होगा, कितनी अमाउंट पे होगा मेरे पीएनएल में? 45,000। वेरी गुड। अच्छा शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा? शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा? 390। सर तो पिछले साल वाला भी तो था अनडिस्ट्रीब्यूटेड, वो कहां गया? पिछले साल वाला भी तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, वो कहां गया? वो कहां गया? पिछले साल वाला भी तो था सर, वो पिछले साल के पीएनएल से होके रिटेन अर्निंग में चला गया होगा। ऐसा है, ऐसा है, पिछले साल से रिटेन अर्निंग में चला गया होगा। हमें फॉर द ईयर करना है। पर अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में फॉर द ईयर का आएगा या आज तक का? ये बता दो तो मजा आ जाएगा। बैलेंस शीट बनाओगे तो फॉर द ईयर आएगा या आज तक का? आज तक का। वेरी गुड भाई। चलें तो हमने कहा, अच्छा अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं। ज़रा मुझे बताएं वो क्या ये रहा है कि कैपिटल गेन जो है 15% टैक्सेबल है और 2021 में ये 20% पे टैक्स होगा, जो कि मुझे पहले से ही पता है। तो मैं इसको प्लीज़ मुझे आप बताएं जल्दी से, क्या मेरा जो शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है फॉर द ईयर का, आज क्या टैक्स वाला मुझसे टैक्स मांगेगा या वो रिसीट बेसिस पे टैक्स मांगता है? जल्दी बताओ। रिसीट बेसिस पे। तो आज जो ये इनकम इसमें मौजूद होगी, इसको रहने दूं या कटा दूं? हाँ भाई कटा दें। यस माइनस कर देंगे। अच्छा जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो इसके ऊपर क्या डेफर्ड टैक्स बुक होगा? डेफर्ड टैक्स बुक होगा, बट एट व्हाट रेट? किस रेट के ऊपर होगा? 20%। वेरी गुड यार, 20% पे होगा। बेहतरीन। चलें अब आगे। फिर मैंने कहा डिविडेंड भी तो होगा, पर डिविडेंड जो है क्या मुझे रिसीव हो चुका है? नो। तो वो टैक्स नहीं करेगा, वो हटा देगा। पर जब मैं डिविडेंड को हटाऊंगा तो क्या उस पर कोई माफ़ी है? ऐसा है, माफ़ी है ना, क्योंकि उस पर तो कुछ भी नहीं करना। नहीं, उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स भी नहीं आएगा, हसन, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ना आज वो टैक्स हो रहा है ना, फ्यूचर में होगा, एग्जैम्प्ट हो गया है। तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया भाई? परमानेंट डिफरेंस। वेरी गुड। आ जाओ जी। तो ये देखिएगा भाई, हमने ये दोनों माइनस किए तो हमने क्या क्यों लिख दिया? डेफर्ड एक्सपेंस 20% पे एग्जैम्प्ट हो जाएगा, ये ऐसा ही है। ओके अब आप लोगों की बारी बताने की। वेरी गुड यार, बिल्कुल सही गए हो अब तक। अच्छा अब बताओ रेंट वाली बात। अक्रूड रेंट अभी 4 लाख रुपए और पिछला कितना था? 650। अच्छा अक्रूड लायबिलिटी, चलो खैर हो गई आसान, वैसे तो अच्छा परफॉर्म किया तुमने। अच्छा अगर मेरी अक्रूड लायबिलिटी, मेरे बच्चों फोकस होकर बताना मुझे, अगर मेरी अक्रूड लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम आ रही है, अगर मेरी अक्रूड लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सपेंस हुआ है कम और पे हुआ है ज़्यादा। ऐसा है, पेमेंट हुई है ज़्यादा। अच्छा जबकि जब मैंने एक्सपेंस किया होगा तो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम ऑलरेडी बुक कर चुका हूँगा। ऐसा है, मैं डेफर्ड टैक्स इनकम ऑलरेडी बुक करके बैठा हुआ हूँगा, सेविंग क्लेम करके। टैक्स वाला मुझे आज डिडक्शन दे रहा है,
वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, तो क्या मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा? वेरी गुड यार आसान, वेरी गुड। तो मैंने कहा सर ये आ गया मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, बेहतरीन हो गया। चलें अब मुझे एक बात बताएं सर, प्रीपेड आ रहा है, अच्छा प्रीपेड का मतलब ये है कि प्रीपेड ज़्यादा हो रहा है, मतलब पेमेंट ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, पेमेंट ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, ऐसा है? तो वो बिला वजह किसी इनकम को टैक्स होने से रोकेगा। तो मैं जब माइनस करवाऊंगा तो मैं इसके ऊपर भी क्या बुक कर लूं भाई? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। वेरी गुड। अच्छा आप जो रिसर्च एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट करके बैठे हुए हो, आप जो रिसर्च एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट करके बैठे हुए हो, उसने उस साल अलाउ नहीं किया होगा, आपने सेविंग क्लेम करने के लिए इनकम और एसेट बुक किया होगा, ऐसा ही है? अब वो जब जब तुम्हें सेविंग देके करंट टैक्स कम कर रहा है, तुम बोल रहे हो हाँ भाई करंटली मैं टैक्स कम पे करूंगा, बट ये आप बिला वजह मेरी किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हो, तो मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूंगा। कितने पे? 80,000 रुपए पे। वेरी गुड। अच्छा अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनना, अब मेरे बच्चों मेरी बात सुनना। मैंने कहा ये सारी चीज़ें कर कराने के बाद मुझे क्या मिल गई, जल्दी बताओ? टैक्सेबल इनकम मिल गई, टैक्सेबल इनकम मिल गई, ऐसा है? वेरी गुड। अब बहुत फोकस बनाए रखना अपना, यहाँ पे बहुत फोकस बनाए रखना, क्योंकि हमें बहुत इसको क्लैरिटी से कनेक्ट करना है। मैंने इसके ऊपर लगा दिया रेट 30% का, जो कि मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस आ गया, ऐसा ही है? ऐसा है? अच्छा अब प्लीज़ 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 फोकस के साथ, और मैं बहुत एक टेक्निकल बात करूँगा यहाँ पे, तो पिक करना उसको। मैंने एक एंट्री बना दी, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट 816 से, ये मैंने एंट्री बना दी। मैं टैक्स वाले के पास गया, मैंने बोला भाई ये ले 816 का टैक्स। उसने बोला भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें मैंने क्रेडिट दिया हुआ है, तुम्हें 816 पे नहीं करना। तो मैंने कहा कितना पे करना? उसने बोला जो तुमने एसेट लगाया है उसका 20% का टैक्स तुम्हें माफ़ है, उसका 20% का टैक्स क्या तुम्हें माफ़ है? मैंने कहा अच्छा माफ़ है, मतलब ऊपर आपने इसकी डिडक्शन नहीं दी? उसने बोला भाई नहीं ये कोई एक्सपेंस नहीं है। मैंने कहा जो भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें माफ़ी है, जो भी तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें माफ़ी है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो तुम्हारा टैक्स क्रेडिट है वो तुम्हें कितनी अमाउंट में मिल रहा है? 2 मिलियन का 20% कितना आता है? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आता है। अच्छा अब मुझे बताओ, जैसे ही तुमने अपने करंट टैक्स को कम किया तो तुम्हारा करंट टैक्स कम हो गया, क्या इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऊपर कोई इंपैक्ट है? क्या ऊपर कोई इंपैक्ट है? नहीं है, नहीं है। तो जब मैं अब बहुत सुकून से समझना है मेरी बात को, जब मैं अकाउंटिंग इनकम पे रेट लगाऊंगा तो उसके अंदर से तो ये माइनस नहीं हुआ हुआ ना, अकाउंटिंग इनकम के ऊपर रेट चिपकाऊंगा तो उसके अंदर से तो ये माइनस ही नहीं हुआ हुआ, नीचे से माइनस हुआ हुआ है। तो आप शेयर होल्डर को बताएंगे ना कि असल में मैंने पे ही नहीं किया, तो ये परमानेंट डिफरेंस है, मुझे माफी मिल गई थी। पहले बताओ बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये भी रिकंसिलिएशन का पार्ट बनेगा, ये भी रिकॉन का पार्ट बनेगा। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड, ये भी रिकॉन का पार्ट बनेगा। वेरी गुड। चलें अब मुझे एक बात बताएं, क्या इस सवाल के अंदर ये ऐसा कोई सीन है कि इनकम टैक्स की रीअसेसमेंट हुई है और वहां से पता लगा है कि हमने पहले कुछ एक्सपेंसेस क्लेम करके टैक्स कम पे किया था, तो आज मुझे उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा, ऐसा है? तो मैंने उसके ऊपर 25% लगा के, प्लीज सुनिएगा, मैंने उसके ऊपर 25% लगा के टैक्स पे कर दिया। सर 25% क्यों लगाया आपने? सर 25% क्यों लगाया? पिछले साल का रेट है ना, तो आपने जो पिछले साल के टैक्स में घपला किया था, वेरी गुड, तो वो आप इस रेट पे करेंगे, ऐसा है। और फिर दूसरा कह रहा है कि एग्रीकल्चरल इनकम आपकी पिछले सालों में माफ थी, आपने फजूल में उसके ऊपर टैक्स दे दिया था। तो मैंने कहा चलो भाई थैंक यू फॉर द माफ़ी, थैंक यू फॉर द माफ़ी, हमने 55,000 का टैक्स रिफंड क्लेम कर लिया। अच्छा बट अगेन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर गाइस, क्या ये दोनों आपके ऊपर शामिल है या ये एडिशनल बेनिफिट और कॉस्ट है? एडिशनल बेनिफिट और कॉस्ट है, ऐसा ही है? अच्छा वेरी गुड। सोलिया मैं वापस बता देता हूँ, सोलिया देखो
जब इनकम टैक्स असेसमेंट होती है ना, तो कमिश्नर ऑडिट खोलता है तो उसमें देखता है कि क्या एक्सपेंसेस मैंने जाली तो नहीं क्लेम किए हुए। तो बाद में पता लगा कि यार मेरे कुछ लीगल एक्सपेंसेस थे जो कि मुझे डिसअलाउ होते हैं, मैंने उसको माइनस करके टैक्स कम पे किया था, तो मैंने कहा उसको ऐड बैक करूंगा तो इसी पे टैक्स ज़्यादा हो जाएगा। सही है सवालिया, तो मैंने वो कर लिया। और फिर एक इनकम थी जो कि मुझे टैक्स देना नहीं था, मैं उस पर दे के बैठा हुआ था, तो मैंने कहा इस पर टैक्स दिया, इस पर टैक्स की माफ़ी है। बट अगेन ये एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल बेनिफिट है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट ईयर पीएनएल, तो ये भी परमानेंट डिफरेंस का पार्ट बनेगा। ऐसा है। अच्छा, अब गेम तो अब शुरू है बाबू, गेम तो अब शुरू है। मुझे बताओ, मेरे पास ओपनिंग डेफर्ड टैक्स ये था, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स ये था, मेरा टैक्स रेट 25 से 30 पे गया है। तो पिछले सालों का जितना भी मैंने सोचा होगा कि मुझे डेफर्ड टैक्सेशन करनी है, वो 25 पे सोची हुई है। क्या उसको अपडेट करूंगा, हाँ या ना में जवाब दो। क्या उसको अपडेट करूंगा? यस, उसको अपडेट करूंगा। अच्छा, जब उसको अपडेट करूंगा तो ख्याल रखूंगा, ख्याल ये रखूंगा, आप मुझे बताएं इसके अंदर जो तुमने लास्ट ईयर टैक्सेशन की थी, मैं तुम्हें अगर रिकॉल कराऊं, आपको याद होगा जो एसोसिएट वाला प्रॉफिट है वो 15% के टैक्स पे पड़ा हुआ है। हाँ ऐसा है, 15% के टैक्स पे पड़ा हुआ है। तो मैंने पता है क्या किया, देखिएगा, मैंने किया ये कि जो एसोसिएट का इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स पड़ा हुआ था ओपनिंग में 17,100 था, 17,100 था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मैं अब देखो बहुत सुकून से समझना, मैं ये सोच रहा था लास्ट ईयर कि जब भी मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो 17,100 का टैक्स देना होगा, जबकि मैं पहले ही बुक करके बैठा हूँ। ऐसा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले ही बुक करके बैठा हूँ, ऐसा है ना, रेलेवेंट पीरियड में। तो अब मैं आपसे पूछूं, क्या तुम 17,100 का टैक्स दोगे या 5% ज्यादा दोगे? 20% का, हाँ जी 20% का दोगे ना। तो आपका जो पुराना डेफर्ड टैक्स है, पुराना डेफर्ड टैक्स ओल्ड, क्या वो 15 पे रखें या उसको अपडेट कर दें? हाँ जी अपडेट कर दें, पर वो अपडेट रेट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिवली करंट ईयर में? हाँ जी प्रोस्पेक्टिवली करंट ईयर में। वेरी गुड। तो देखो मैंने क्या किया, इस पे डिफरेंस निकाल लिया 5,700 का। अच्छा, क्या ये आपका टैक्स बेनिफिट है या टैक्स का नुकसान है? नुकसान है। नीचे ये आपके डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को इनहांस कर देगा, नीचे आपके ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को इनहांस कर देगा, ऐसा है। अच्छा, जिसका ऊपर पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है, पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है, पीएनएल से कोई भी ताल्लुक नहीं है, कतई इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब बच्चों इसका कोई ताल्लुक नहीं है पीएनएल से, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये एक परमानेंट डिफरेंस में रिजल्टिंग आएगा? वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इसके अलावा अगर मैं माइनस करूं, तो मैंने कहा मेरी बकाया लायबिलिटी 25% पे मौजूद है और मैं ये सोच रहा था कि वो 25 पे सेटल होगी, मैंने उसको मजीद बढ़ा दिया, ऐसा है। अच्छा, अब टेक्निकली आपने कहा कि सर ये दो जो डिफरेंसेस हैं ये तो चेंज इन टैक्स रेट की वजह से आ गए, ये दो जो डिफरेंसेस हैं ये तो चेंज इन टैक्स रेट की वजह से आ गए। अब जो फॉर द ईयर के एक्चुअल डिफरेंसेस हैं उसके ऊपर एक्चुअल डेफर्ड टैक्सेशन कर लें। हाँ जी, उसके ऊपर एक्चुअल डेफर्ड टैक्सेशन कर लें, आ जाएं जी, फॉर द ईयर पे आ गए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं सर, अब अगर मुझे डेफर्ड टैक्सेशन करनी है तो आप यहाँ पे सम प्लीज़, हाँ आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, आप मुझे समझाएंगे, आप मुझे बताएंगे। मैंने कहा अगर मैं इन सब का सम करूं जिस पे DTE लिखा हुआ है, DTE लिखा हुआ है, और इसके बाद इनका सम कर लूं, तो मुझे बताओ नेट बेसिस पे जो मुझे बुक करना है वो क्या करना है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। हाँ भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करना है। इन सब पे जो मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, कितने % पे डेफर्ड टैक्स बुक करूं? इस पे
30% पे, ये आ गया, ऐसा ही है। ये मैंने उठा के यहां रख दिया आपकी याद दहानी के लिए, सही है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 30%, मैंने कहा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 20%। एसोसिएट, अच्छा एसोसिएट के ऊपर मैंने इसका ले लिया 20%। सर आपने एसोसिएट पे टैक्स बुक तो किया था, अभी तो बुक करके आए 20%, वो कौन सा था फिर? हाँ जी, वो कौन सा था? अभी तो बुक किया था एसोसिएट का जो डी अकाउंट में, वो कौन सा था फिर? नहीं नहीं नहीं, आप गलत जवाब दे रहे हैं। आप बोले सर वो पिछले सालों का था, वो तो ओपनिंग था, वो तो ओपनिंग सही किया है, ये फॉर द ईयर है। बात समझ आ रही है? सर वो ओपनिंग सही किया है, ये फॉर द ईयर है। ऐसा है? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, ऐसा है? वो ओपनिंग सही किया था, ये फॉर द ईयर है। चलें, गुड। अब मैंने कहा कि सर जब मैं इसका सम करूंगा, प्लीज यार बहुत फोकस होकर देखना, ये आ गया फॉर द ईयर का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस नेट, ऐसा ही है। इसमें चेंज इन टैक्स रेट का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डाल दें, चेंज इन टैक्स रेट का, वो ये है और ये है, मानते हो भाई? ये कितना आ गया भाई? 219429। देखो यहां पे कितना आ रहा है, 219429, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई, 219429 ये आ गया। सर आपके पास जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आता है उस पर भी तो डेफर्ड टैक्स होता है, वो भी तो साल के आखिर में आया है, उस पर क्यों नहीं दिखाया यहां पर आपने? हाँ जी, उस पर क्यों नहीं दिखाया सर आपने यहां पर? सर वो ओसीए में जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें अब ज़रा फोकस होके इधर देखिएगा, फोकस होके इधर देखिएगा। मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पे रिकॉन बनाऊँ तो मेरा करंट और डेफर्ड टैक्स का सम तो ये आ गया, मेरे करंट और डेफर्ड टैक्स का सम तो ये आ गया, ये रहा करंट और डेफर्ड टैक्स। अच्छा अब मैंने टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट लगा दिया, ये आ गया। अच्छा डिविडेंड इनकम का समझ आता है? डिविडेंड इनकम ऊपर 30% के ऊपर है, ऐसा है? डिविडेंड इनकम ऊपर 30% के ऊपर और नीचे 1 रुपए पे भी नहीं है क्योंकि एग्जैम्प्ट है। तो मैंने पूरा 30% माइनस कर दिया, ऐसा है? हाँ जी। अच्छा एसोसिएट की अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम फॉर द ईयर ऊपर 30% पे, नीचे 20 पे, मैंने कितने से माइनस कर दिया? 10 से। टैक्स क्रेडिट ऊपर कोई ताल्लुक नहीं है, आपने बताया नीचे भाई पे ही नहीं करना, तो ये रहा। फिर हमने बताया लीगल एक्सपेंसेस, भाई अब हमने पे करने पड़ेंगे, हमने डंडी मारी थी पिछले साल, अब हमने पे किया तो इसका कोई उपाय नहीं है, हमने उसको ऐड कर दिया। हमने कहा टैक्स रिफंड जो पिछला था हमें इस साल मिला तो फायदा हो गया, हटा दिया इसको। और फिर चेंज इन टैक्स रेट जिसका इस साल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो नीचे हमने ऐड बैक किया तो ऊपर भी ऐड बैक कर दो। इन सब के बाद प्लीज चेक करके बताओ क्या आपकी रिकॉन टैली होती है? इन सब के बाद जानी क्या आपकी रिकॉन टैली होती है? होती है, गुड, वेरी गुड। अच्छा अब एक बात का जवाब दो, और जवाब सही दे दिया तो मज़ा आ जाएगा। इफ़ आई गो बाय बैलेंस शीट अप्रोच, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ आई गो बाय बैलेंस शीट अप्रोच, तो बैलेंस शीट में आज तक के डिफरेंस आएंगे, बैलेंस शीट में आज तक का बैलेंस होगा, ऐसा ही है? अच्छा तो जो बैलेंस शीट में तुम बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंसेस लोगे उस पर डेफर्ड टैक्स तुम 30% पे बुक करोगे। डेफर्ड टैक्स तुम कितने पे बुक करोगे जानिए? 30% पे बुक करोगे, और एसोसिएट वाले पे 20% पे।
तो क्या आप मानते हो क्लोजिंग में वो रेट ऑटोमेटिकली शामिल होगा? क्लोजिंग में रेट वो ऑटोमेटिकली शामिल होगा, क्लोजिंग में शामिल होगा, ओपनिंग में नहीं है। ऐसा है, क्लोजिंग में शामिल होगा, ओपनिंग में नहीं है। तो क्लोजिंग में ऑटोमेटिकली वो 30% पे आएगा। बात क्लियर? यानी इफ यू आर गोइंग थ्रू दी बैलेंस शीट अप्रोच तो क्लोजिंग में वो ऑलरेडी होगा। चलें अब बैलेंस शीट अप्रोच से इसको देखते हैं। इधर देखिएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, मैं सवाल में गया, हाँ अब देखें इसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। आ जाए, मैंने कहा जानिए मैं सवाल में गया और सवाल के अंदर ज़रा मुझे बताओ पीपी की कैरिंग अमाउंट 6529 थी, जल्दी बताओ 6529 थी, पर 6529 में सरप्लस भी है, इस 6529 में सरप्लस भी है। ऐसा है? ऐसा है भाई? मैंने क्या करना है, 6529701 में से 6529701 में से देखो मैंने सरप्लस हटा दिया, तो मुझे वो वाला पीपी मिल गया जिसके ऊपर जो डिफरेंस है वो सीधा सीधा कहां जाएगा? पीएनएल में। ऐसा है? हटाने की वजह अभी बता देता हूं वापस। देखो अगर मैं यहां पे रखता ना, यहां पे रखता, तो आप जो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स निकालते तो वो क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स एक नॉर्मल डिफरेंस पे होता। अच्छा एक बात बताओ, आपके और टैक्स बेस के बीच में एक तो लाइफ के चेंज की वजह से डिफरेंस आता है, ऐसा है, और दूसरा सरप्लस की वजह से आता है। तो जो सरप्लस की वजह से आता है उसका चेंज कहां जाता है? उसका डेफर्ड टैक्स कहां जाता है? ओसीआई में। ओसीआई में जाता है ना, तो मैंने इसलिए उसको अलग कर दिया। तो मैंने कहा डेफर्ड टैक्स तो बुक होगा उसके ऊपर पर अलग से। क्लियर है? अच्छा अब बड़ा फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा कि भाई कैरिंग अमाउंट ये टैक्स बेस कम है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, जहां जितना एसेट कम वहां उतना एक्सपेंस ज्यादा। तो आज तक टैक्स वाले ने तुम्हें डिडक्शन ज्यादा दी है। तुम्हें बोला भाई लो डिडक्शन, माफी है तुम्हें, पर तुमने कहा यार वो तो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है। आगे जाके एक ऐसा वक्त आएगा जब वो बोलेगा मैं तुम्हें डिडक्शन दे चुका हूं, अब तुम ऐड बैक करो। तो जब वो ऐड बैक करवा के करंट टैक्स ज़्यादा लेगा, करंट टैक्स ले ले, मुझे कोई उसमें मसला है ही नहीं, पर मैं बोलूँगा कि मैं सेविंग क्लेम करने के लिए डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूँगा तो उस वक्त ये लायबिलिटी रिवर्स करूँगा जो आज बुक कर रहा हूँ। ऐसा है? तो आज मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ उसके ऊपर, आज मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ उसके ऊपर कितने की सर? 372,144 की। क्लियरिटी है? ओके जी गुड। अब मुझे बताएं सर इसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में गेन गया, तो मैंने कहा जब गेन इक्विटी में गया तो उसका टैक्स भी इक्विटी से बुक करो, बट दैट शुड बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो उसकी एंट्री ये बनती है ओसीआई डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट। तो हमने कहा वो ये आ गया इसके ऊपर। अच्छा अब आरओयूए जो आएगा मेरे पास, क्या वो 1.5 ईयर्स के डेप्रिसिएशन के बाद आएगा? चेक कर लो। आरओयूए मेरा शुरू हुआ था 1,33,5,000 से, और 1,33,500 और 267,000 मैंने दोनों को माइनस किया है, मैंने दोनों को माइनस किया है। क्लैरिटी है? गुड। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर एज फार एज आरओयूए इज कंसर्न, तो क्या ये आरओयूए आज तक का डिफरेंस है? 2 सालों का है। टैक्स वाला मुझे पूरा रेंटल अलाउ कर रहा है, मैं उसको अमोटाइज कर रहा हूं, तो एक्सपेंस हो गया टैक्स में ज्यादा। टैक्स वाला मुझे बोल रहा था आज तक आरओयूए पे, आज तक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज तक मेरी बात पे फोकस करना, आज तक टैक्स वाले ने मुझे डिडक्शन ज्यादा दी हुई है। तो टैक्स वाले ने डिडक्शन ज्यादा देके किसी इनकम को टैक्स होने से रोका है, तो मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और लायबिलिटी बुक कर ली होगी। ऐसा है? तो मैंने कहा सर ये आ गया मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, पर एज फार एज लीज लायबिलिटी इज कंसर्न, वो मेरे किसी लीज लायबिलिटी के एक्सपेंस को मान ही नहीं रहा। तो लीज लायबिलिटी वो आज तक एड बैक करवाएगा, आज तक, तो मुझसे टैक्स लेगा। मैं सेविंग क्लेम करने के लिए लीज लायबिलिटी के ऊपर क्या बुक कर लूंगा? डेफर्ड टैक्स इनकम, और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स एसेट। वेरी गुड अबीबा, ये डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया। अच्छा अब सोचने की बात, मुझे एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आपने 1 लाख यानी 1.75 मिलियन की खरीदी थी? हाँ जी 1.75 की। इसके अंदर शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कितने सालों का है? शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितने सालों का है? 2 सालों का। तो ये आज तक का डिफरेंस जमा हो गया ना, आज तक का डिफरेंस जमा हो गया।
अच्छा, इसके ऊपर जब आप रेट चिपकाओगे डिफरेंस का, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेटेड टैक्स रेट पे उठ के आएगा, करंट भी पिछला भी। तो आपने कहा कि भाई मेरे हिसाब से तो वैल्यू इतनी हो चुकी है शेयर ऑफ प्रॉफिट लगा लगा के जबकि टैक्स वाले की नज़र में इतनी है। तो आज तक प्लीज सुनिएगा इसको सोचने का तरीका, आज तक जिस चीज़ को मैं इनकम कहता आया हूँ उसको इनकम नहीं मान रहा, बट हम ये कहते हैं कि जिस साल की इनकम है उसी साल में टैक्स होनी चाहिए। तो हमने इसके ऊपर बुक कर लिया भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बट यहाँ पे डेफर्ड टैक्स किस रेट पे बुक किया भाई? हाँ जी 20% पे, ऐसा है 20% पे, गुड। अच्छा, रेंट अक्रूड लायबिलिटी, भाई आज ये आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, आज तक वो कह रहा है कि भाई मैं इसको एक्सपेंस नहीं मानता। मैंने कहा भाई मैं तो मानता हूं, तो मैंने इसके ऊपर क्या बुक किया होगा? डेफर्ड टैक्स एसेट सेविंग क्लेम करने के लिए। आज तक मेरे लिए जो एसेट है उसके लिए एक्सपेंस है, वो किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा होगा, मैंने उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर ली है। और अगर एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न, तो रिसर्च वो मुझे ओवर द पीरियड अलाउ कर रहा है, तो आज तक उसने मुझे 5,60,000 रुपये का एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, पर मैंने क्लेम करने के लिए एसेट बुक किया हुआ होगा, ऐसा है। तो मैंने जब मेरे बच्चों को सम किया तो 479,580 आ गया, 479,580 आ गया, जल्दी बताओ। ये देखो मैंने क्लोजिंग में रख दिया। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट बात, क्या मानते हो इस क्लोजिंग के अंदर सरप्लस वाला डेफर्ड टैक्स भी शामिल है? हाँ जी, क्या इसके अंदर सरप्लस वाला टैक्स वो भी शामिल है? डेफर्ड टैक्स रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला, हाँ जी जल्दी बताओ। रीवैल्यूएशन सरप्लस वाला, यस ये ओवरऑल है। अच्छा, अब मैं बताऊं, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊं ना, मैं इसको अगर हाइड करूं, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊं ना मेरे बच्चों, अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच से जाऊं तो आपको पता है सीन क्या होगा? आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे ना, आप ये समझेंगे पूरा पीएनएल का चार्ज है। पर क्या इस लायबिलिटी के अंदर कुछ सरप्लस की वजह से भी इंक्रीज आया है? हाँ जी, कुछ सरप्लस की वजह से भी इंक्रीज आया है। अच्छा, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो प्लीज मेरे बच्चों, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो जल्दी से। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो कितनी आती है, यानी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, क्लोजिंग बराबर, तो लग रहा है डेफर्ड एक्सपेंस है, बट नहीं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओसीआई से भी बुक हुई है, वो ये रही। कितना आ रहा है मेरी जान डिफरेंस? 219,429। तो अगर मैं इन सब का ऐसी बैलेंसिंग फिगर निकाल लूं, तो अब सवाल में जाके देखते हैं, ये आ रहा था 219,429 आ रहा था, ये ऐसा है भाई? से खोल लेता हूं सवाल, ये रहा जी। तो आपके पास आपको टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है और डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी निकालनी है एज एट 31 दिसंबर 2020। सही है जी? तो ये सवाल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 20 से 25 मिनट, तो आप उसको करें ताकि फिर मैं भी सॉल्व कराऊँ आपको इसको। सही है जी? टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है अभी ये। हाँ जी, ये बताएं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है आपका? 65 मिलियन का। इसके अंदर आपने करनी है एडजस्टमेंट्स, ऐसा ही है। सबसे पहले हम आ गए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे, सवाल में जाते हैं। तो आप ये देखें, आपको पीपी की कैरिंग अमाउंट दी हुई है साल के आखिर की और टैक्स बेस दी हुई है 75 मिलियन की। अब मैं सवाल में जाता हूँ नीचे, तो मुझे पता लगता है कि भाई रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू पीपी शुड एट ₹15 मिलियन एज एट 31 दिसंबर 2020। सही है? अकाउंटिंग रेट फॉर डेप्रिसिएशन 15% का, वाइल टैक्स अथॉरिटीज अलाउ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%।
ऐसा है भाई? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको ये जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दी हुई है, साल के शुरू की दी हुई है, आखिर की दी हुई है? हाँ जी, आखिर की। वेरी गुड। तो हमने कहा आपने यहाँ पे अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट रख दी और यहाँ पे टैक्स बेस रख दी। हमने कहा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। यार बहुत फोकस हो गया सीखना ये वाली बात। अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट आपकी जो रखी हुई है, हमने रखी हुई है 100 मिलियन की। टैक्स बेस रखी हुई है 75 मिलियन की। ऐसा है? अच्छा, अब सॉरी, अभी बात करते हैं इस पे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या इसके अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस मौजूद है? हाँ जी, अहमद कह रहे हैं नहीं, हसान कह रहे हैं यस। हाँ जी, इसके अंदर है नहीं है? है नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कितना बैलेंस है सरप्लस का भाई? हाँ भाई, 15 मिलियन का। ये आपने हटा दिया, सही है, ये आपने हटा दिया। अच्छा, अब फोकस के साथ, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब ये जो मेरा बैलेंस है, ये पाक साफ हो चुका है, पाक साफ हो चुका है फ्रॉम द सरप्लस। ये एजेड का सरप्लस मैंने माइनस कर दिया। ऐसा है? गुड। चलें, अब अगर मैं डिफरेंस ले लूं, तो मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट पड़ा हुआ होगा। आपको क्या लगता है क्या पड़ा हुआ है अभी? सरप्लस को हटा के क्या पड़ा हुआ है? हाँ भाई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है। टैक्स रेट कितना है? 30%। ऐसा है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है, क्लोजिंग, ये क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी हुई है इसके ऊपर। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब एक और चीज, मुझे लगता है कि ये जो सरप्लस का बैलेंस है ना, इसके ऊपर भी 30% की आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पड़ी होगी। बट ये जो सरप्लस का बैलेंस है आपके पास, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू पीपी स्टूड एट रुपीज, ये ग्रॉस बैलेंस दिया हुआ है ना आपको। हाँ भाई, मुझे बताओ, आपने ये हटा दिया था ना, ये सरप्लस पे भी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मौजूद होगी, जो क्लोजिंग बचा हुआ है, क्लोजिंग। हाँ जी, ऐसा है, हमने ये अलग से कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया क्लोजिंग का मामला। जल्दी बताओ, ये किसका मामला हो गया? क्लोजिंग का। ऐसा है? चलें जी, ओके। अब हम काम करते हैं ओपनिंग के ऊपर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप जरा यहाँ पे सोच के, क्या आपके पास ओपनिंग का सरप्लस बैलेंस मौजूद है? ओपनिंग का सरप्लस बैलेंस मौजूद है 10। ऐसा है? अच्छा, अब मैं कुछ ट्रिकी बातें करूंगा आपसे, तो वो ट्रिकी बातें आपने समझनी है। प्लीज़ फोकस होकर देखिएगा। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि मैंने इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करना था। हाँ जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करना होता है। ऐसा है? अच्छा, अब बहुत फोकस होकर सुनिएगा इधर। मैंने कहा ये जो सरप्लस का बैलेंस है, ये ग्रॉस दिया हुआ है, ये आफ्टर टैक्स नहीं है, ये ग्रॉस बैलेंस बताया हुआ है इसने। अच्छा, मैं अगर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट लगा दूं, कितना दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का रेट?
हाँ भाई 15% था। तो क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ओपनिंग जो भी कैरिंग अमाउंट होगी, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों मेरी बात, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग जो भी कैरिंग अमाउंट रही होगी, जो भी कैरिंग अमाउंट रही होगी उसमें ये 10 शामिल होगा। कैरिंग अमाउंट के ऊपर होता है ना सरप्लस, ऐसा है, उसमें ये 10 शामिल होगा, ऐसा है। तो जो ओपनिंग जो भी मेरी कैरिंग अमाउंट रही होगी मेरे बच्चों, और अगर उसके अंदर ये 10 शामिल होगा तो इतना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होके इतना क्लोजिंग में बच गया होगा, इतना क्लोजिंग में बच गया होगा, इतना क्लोजिंग में बच गया होगा बिफोर रीवैल्यूएशन, इतना सरप्लस क्लोजिंग में होगा बिफोर रीवैल्यूएशन। क्या इस बात को मानते हैं, क्या इस बात को मानते हैं? अच्छा अब लॉजिकली ऑनेस्टली बताना, अल्लाह की कसम है, ये लॉजिकली क्लियर हो, यहां तक क्लियर हो लॉजिकली कि ये 8.5, ये 8.5 वो सरप्लस का बैलेंस है जो रीवैल्यूएशन से पहले होगा कैरिंग अमाउंट के अंदर, ऐसा है। अच्छा अब जरा गेम समझें, अब जरा गेम समझें, मैं आपको समझाता हूं। मैं अगर एक काम करूं, वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस करने लगा हूं मैं, वर्किंग ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो मैंने कहा क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट जो मुझे दी हुई थी वो 100 दी हुई थी, मानते हो, मानते हो? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 100 दी हुई थी मुझे, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा अब मैं पता है क्या कर रहा हूं, लेस सरप्लस बुक्ड फॉर द ईयर, क्या मैं ये कह सकता हूं, और ये बड़ी ट्रिकी बात करने लगा हूं अगर आप इस बात को पिक कर पाए, मैंने फॉर द ईयर का सरप्लस इतना बुक किया है 6.5 मिलियन, ऐसा है, ऐसा है, या वापस बताऊं, या वापस बताऊं, जल्दी बताओ, वापस बताना है, रिपीट, ओके 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 ओके, वापस 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 बताता हूँ, सुनो भाई, मुझे बताओ आपके पास क्लोजिंग सरप्लस 15 मिलियन का दिया हुआ है, क्लोजिंग सरप्लस 15 मिलियन का दिया हुआ है, ऐसा जवाब आता है यस, पर वो क्लोजिंग सरप्लस का बैलेंस आज तक का है। मैंने कहा सर अगर मैं ओपनिंग से चलता, इतना ट्रांसफर होता, इतना सरप्लस बच जाता, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो सरप्लस है, ये वाला जो सरप्लस है मेरी कैरिंग अमाउंट में इनकॉर्पोरेटेड होगा बिफोर रीवैल्यूएशन, बिफोर रीवैल्यूएशन ये मेरी कैरिंग अमाउंट में इनकॉर्पोरेटेड होगा, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ है। जबकि मैं देखता हूं तो फॉर द ईयर में आज तक का मेरे पास सरप्लस 15 का पड़ा हुआ है, तो मुझे बताओ कितना बुक किया होगा इस साल, इस साल कितना बुक किया होगा, फर्दर इस साल कितना बुक किया होगा ट्रांसफर करने के बाद 6.5 मिलियन। वेरी गुड, बात क्लियर है, बात समझ आ गई जानी, बात समझ आ गई। अच्छा और अगर 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 मैं आप सबसे पूछूं, अगर मैं इसमें से ये हटा दूं, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि ये 93.5 मिलियन की मेरी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होगी, कैरिंग अमाउंट बिफोर रीवैल्यूएशन, ऐसा है। तो अब अगर मेरे बच्चों मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, अब अगर मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है, तो मैं इसको यूज करके आराम से निकाल सकता हूं। 93.50 इज बेसिकली 85%, ऐसा है, 93.50 इज बेसिकली 85%। तो मैंने कहा इसको मैं अगर डिवाइड कर दूं 85 से और मल्टीप्लाई कर दूं 15 से, तो 16.5 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ गया। हाँ बाबू, मानते हो इस बात को? अच्छा अगर आप मेरे बच्चों इसको ग्रॉस अप कर लेते तो क्या भंड था इसमें, जल्दी बताओ। 85 को ग्रॉस अप करते तो क्या मसला था? हाँ जी, 85 को ग्रॉस अप करते तो क्या मसला था? क्या ये वो अमाउंट थी जो डेप्रिसिएशन के बाद थी या नहीं थी? हाँ जी,
देखो अगर मैं इसको, मेरी जान मेरे बच्चों, अगर मैं 85 को ग्रॉस अप कर लेता ना तो, नहीं सुनो 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 बात समझो। 85 को ग्रॉस अप करने का मतलब ये है कि आपकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट 85 रही होती साल के शुरू में। हाँ, इसके अंदर पिछले सालों का भी OCI आ जाता, तो क्या हम ये कह सकते हैं? हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे, देखो सिंपल सी बात है ना, मेरा साल जिससे शुरू हुआ होगा डेप्रिसिएशन उसी पे बुक होके फिर कैरिंग अमाउंट आई होगी ना। मेरा साल XYZ कैरिंग अमाउंट से शुरू हुआ होगा, फिर डेप्रिसिएशन लगी होगी, फिर कैरिंग अमाउंट आई होगी, तो मैंने वो वाली कैरिंग अमाउंट निकाल ली जो डेप्रिसिएशन के बाद आई थी, तो मैंने उसको ग्रॉस अप करना है, सही वाली को। 6.5 में अगेन बता देता हूं भाई, देखो मेरी बात समझो, इस सवाल में मैंने थोड़ी सी गेम की थी। गेम क्या, जरा उस बात को समझ लो। आपको एक बात पता है सारे बच्चों की, क्लोजिंग मेरी कैरिंग अमाउंट 100 मिलियन की है, यस और नो? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट 100 की है। इसके अंदर, इस 100 के अंदर 15 मिलियन का सरप्लस शामिल है, पर वो 15 मिलियन का सरप्लस एजेड का है, फॉर द ईयर का है। हाँ जी, एजेड का है। अच्छा, यानी मतलब ₹100 मिलियन की कैरिंग अमाउंट शोज दैट पूरा साल का डेप्रिसिएशन बुक होने के बाद, रीवैल्यू होने के बाद अमाउंट, ऐसा है, रीवैल्यू होने के बाद अमाउंट, ऐसा है बच्चों? मानते हो ना? 100 मिलियन क्या शो कर रही है? पूरा साल डेप्रिशिएट होने के बाद, रीवैल्यू होने के बाद। ये बात मानते हो? ये बात मानते हो? ये तो है ना, ये शॉर्ट टोटलिटी है, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद। चले, अब मैंने कहा और दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा सब कुछ होने के बाद थी ना, ओपनिंग सरप्लस कितना था आपके पास, जल्दी बताओ, ओपनिंग सरप्लस कितना था? 10। वेरी गुड। इसमें से आपने क्या माइनस कर दिया? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब ओपनिंग सरप्लस का ये तो मतलब पता है ना कि ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में ये 10 शामिल होगा, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में ये 10 शामिल होगा, यस। तो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट में 10 शामिल होगा, तो ये 10 इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, ये 10 इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, ऐसा ही है। तो वो इंक्रीमेंटली डेप्रिशिएट होने के बाद साल के आखिर में बिफोर रीवैल्यूएशन 8.5 का सरप्लस बचा होगा, 8.5 का सरप्लस बचा होगा, ऐसा है? गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब 8.5 का सरप्लस बचा होगा तो आपको सवाल में सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? हाँ जी, सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 15। तो यहां से सोच के मुझे पता लगा कि मैंने फॉर द ईयर में कितने का सरप्लस बुक किया होगा? 6.5 का। अच्छा, अब यूं करें, अब यहां तक साथ आ गए, सब बच्चे साथ आ गए? पहले बताओ एडजस्टमेंट कैसी थी? अच्छी थी? एडजस्टमेंट अच्छी है, ऐसा है भाई? बेहतरीन। चलो गुड। अब आगे सुनो। अब ट्रिकी थी ना, वेरी गुड। चले जी। हाँ, अब मेरी बात समझें। क्या आप इस बात को मानते हैं कि आपकी क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट में आज तक का सरप्लस 15 है? क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट में आज तक का सरप्लस 15 है। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट में आज तक का सरप्लस 15 है। अच्छा, आज तक के सरप्लस में फॉर द ईयर भी है, हाँ जी, ऐसा है? आज तक के सरप्लस में फॉर द ईयर भी है। अच्छा, तो अगर मैं फॉर द ईयर को कटा दूं तो मुझे रीवैल्यू होने से पहले वाली कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी जो डेप्रिशिएट होके आई होगी, हाँ? ऐसा है? तो मैंने क्या किया? मैंने भी तो यही किया।
कि जो आज तक के सरप्लस में फॉर द ईयर, देखो सिंपल सी बात है ना, कैरिंग अमाउंट में आज तक का सरप्लस यहां पे लिख भी देता हूं, कैरिंग अमाउंट में आज तक का सरप्लस है इंक्लूडिंग फॉर द ईयर। इफ फॉर द ईयर का सरप्लस, हाँ जी लिखे हुआ आप लिखवाएं, इफ फॉर द ईयर का सरप्लस अगर माइनस कर दूं तो मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली। ऐसा है, मुझे कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली। अच्छा बच्चों आप बताओ, आप क्लियर है? मैंने क्लैरिटी के साथ आप लोगों को लिख दिया। अच्छा, अब जब मुझे कैरिंग अमाउंट मिल गई आफ्टर डेप्रिसिएशन वाली, तो अब क्या मैं उसको ग्रॉस अप कर सकता हूं? अब ग्रॉस अप कर सकता हूं, यस। ऐसा है। चलो अब कंक्लूड करें। अगर तुम 15 को इंक्लूड करके ग्रॉस अप करते तो तुम कहते कि मेरी 100 मिलियन की अमाउंट डेप्रिशिएट होने के बाद आई है, जबकि ऐसा है ही नहीं। बात समझ आई? अगर 15 को रहने देते और ग्रॉस अप करते तो आप कहते कि मेरे पास जो कैरिंग अमाउंट ओरिजिनली आई थी डेप्रिसिएशन के बाद वो ये था। तो क्या आपका फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन जो होता वो गलत आता, सही आता? हाँ जी, डेप्रिसिएशन गलत आता, सही आता? हाँ मेरे बच्चों, गलत आता और मेरे ख्याल से ज्यादा आता। ऐसा है, मेरे ख्याल से ज्यादा आता। चलें, गुड, यानी अब बात समझ आ गई। अच्छा, ये तो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंटिंग का मिल गया ना, टैक्स का कैसे निकालोगे? हाँ भाई, सीधा, वेरी गुड। चलो समझ गए, गेम समझ गए बाबू। इधर तो 75 को डिवाइड कर दूं किससे? हाँ जी, 90 से, और मल्टीप्लाई बाय 10। ऐसा ही है। तो आपने कहा कि सर 75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, 75 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लैरिटी है? अच्छा, अब इतनी जद्दोजहद के बाद आपको ये बात पता लगी कि फॉर द ईयर के पीएनएल में जो हमारे डेप्रिसिएशन गए हुए हैं वो 16.5 का है। टैक्स वाला बोलेगा मैं 8.33 मानूंगा, बाकी क्या कर दो, ऐड कर दो। बाकी ऐड करवा दिया उसने। ऐसा है? यस, इसके ऊपर बुक हो जाएगी डेफर्ड टैक्स इनकम। हाँ जानी, गेम समझ आई? तो ये भी मैंने आपको एक नई तरीके की चीज़ बता दी, अगर आ जाए तो प्लीज़ इसको ज़रा काइंडली दिमाग में रखिएगा। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 आप लोगों ने कर लिया। हाँ जी, चलें देखते हैं, इसको रीड करते हैं। ऑन जनवरी 1, 2020 AL acquired debt securities which is redeemable at par. Investment in Zainab Limited was made for 100 million inclusive of 4 million paid as a brokerage. सही है? And 16 million paid as a premium. यानी सर हम कह रहे हैं कि हमने 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट Zainab Limited was made for rupees 100 million inclusive of 4 million paid as a brokerage and 16 million paid as a premium. The investment in ZL was strategic investment. अच्छा, strategic investment का मतलब क्या भाइयों? हाँ जी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है भाई? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। चलें, अब हमने कहा कि भाई वेरी गुड, कूपन है 15% का, पेएबल है एनुअली, एरियर के अंदर IRR दिया हुआ है हमें, फेयर वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटीज एट ईयर एंड इज 95 मिलियन। हो गया अंडर द लॉस कैपिटल गेन और लॉस इज 15% एट द टाइम ऑफ सेल्स।
while interest income is taxed on receipt basis and brokerage and premium is paid is allowed as an expense। यानी कह रहा है जो ब्रोकरेज वगैरह आपने कैपिटलाइज किया वो तो अलाउ कर देता है। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़ को लेके चलूँ तो इसके लिए आपको IFRS 9 थोड़ा सा याद होना चाहिए। सर मेरे पास प्लीज़ बहुत फोकस होकर सुनिएगा, जो मेरे पास आंसर है यहाँ पर मुझे उसने टोटल वैल्यू बता दी है कितने की, 100 मिलियन की। ऐसा है, इसमें से आपने लेस की होगी, ऐड की होगी बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ऐसा है भाई? अच्छा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की है? हाँ भाई, ब्रोकरेज आपको दी हुई है और 16 मिलियन प्रीमियम है, 4 मिलियन है ये। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें से ये माइनस कर दूं? इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो मुझे मिल गई फेयर वैल्यू, और इसके अंदर प्रीमियम ऐड किया होगा हमने 16 मिलियन का, तो मुझे मिल गई फेस वैल्यू। ये कितने लोगों ने ऐसे ही किया था, या कोई ऐसा जिसने 100 में मजीद चीजें ऐड कर दी होंगी? हाँ जी, सेम किया था। चलें, गुड गुड गुड। बीस एक्सपेंस आउट होगा, हमने कैपिटलाइज किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत भाई, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है ना बच्चों, ऐसा है? हाँ भाई, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होती है ना। यस। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं सर, आपने यहाँ पे ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग, अच्छा भाई हमने बताया कि सर ओपनिंग कितना था, इतना, इंटरेस्ट कितना बुक करें जानी? हाँ भाई 5.699, 5.699%, यही आ रहा है। कैश कितना आएगा भाई? फेस वैल्यू का कितना परसेंट? 12 आ गया। तो सर आपकी कैरिंग अमाउंट, अच्छा क्या आप मानते हैं कि आप टेक्निकली जो आपने ब्रोकरेज और प्रीमियम पे किया वो अमोर्टाइज हो रहा है? वो अमोर्टाइज हो रहा है। अच्छा, फेयर वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? फेयर वैल्यू कितनी है? 95। आपको सर गेन हो गया, वो कहां चला गया? OCI में। ये आ गया जी। अच्छा भाई, अब मैं अगर आपसे पूछूं टैक्स वाला किस किस बात पे आपसे बदतमीजी करेगा? टैक्स वाला आपको बोलेगा कि भाई अच्छा क्या आपने ये जो कूपन है वो रिसीव कर लिया इसमें? हाँ भाई, कैपिटल गेन और लॉस तो बेचने पे बोल रहा है ना, वो तो 15% है। इंटरेस्ट इनकम रिसीट बेसिस पे होगी। तो आप मुझे बताएं, आपके पास आपके PNL में डेट सिक्योरिटीज की जो एडजस्टमेंट आएगी वो किस नौयत की आएगी? आपने कहा भाई डेट सिक्योरिटीज के अंदर मैंने जो कैश रिसीव किया है टैक्स वाले के हिसाब से, ये क्या है? मेरी इनकम है, ऐसा है। और जो प्रीमियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने पे की है उसकी नज़र में वो क्या है? जल्दी बताओ, उसकी नज़र में वो क्या है?
एक्सपेंस है। तो टैक्स वाले की नज़र में बच्चों, टैक्स वाले की नज़र में ओवरऑल बेसिस पे 8 का एक्सपेंस है, ऐसा है। जबकि आपने इनकम कितने की बुक की हुई है? 5.7 की, ऐसा है। 5.7 की बुक की हुई है आपने, ऐसा है। जल्दी बताओ। हाँ जी, तो अब हम आ गए यहाँ पर। अब हमने कहा कि भाई कैपिटल गेन तो 15% लगेगा, बाकी इंटरेस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, सही है, इंटरेस्ट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब हमने कहा कि भाई हम यहाँ पर डेट सिक्योरिटीज़ के अंदर पहले तो जो मैंने इनकम रिकॉर्ड की हुई है वो रिवर्स होगी, और जो मुझे लॉस बुक करना है वो मज़ीद बुक होगा, ऐसा ही है, ऐसा है भाई। 13.7 की एडजस्टमेंट बनती है। वो मेरी किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहा है, तो मैंने ऑल टुगेदर डेफर्ड एक्सपेंस बुक कर लिया। तो सर इस पे क्यों नहीं किया आपने? ये भी तो गेन आया आपका 1.3 का, इस पे क्यों नहीं किया कुछ आपने? हाँ जी, इस पे क्यों नहीं किया? OCI में जाएगा, वेरी गुड। चलें, ये भी हो गया डन। उसने कहा भाई ऑन जनवरी 1 गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई है फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन द पेमेंट ऑफ 5 million against wages should be paid by the company next 3 years. AL paid rupees 2 million during the year as wages. Under tax laws, grant is tax when received. अच्छा, हमने क्या किया होगा? इसको स्प्रेड किया होगा। वो क्या कह रहा है? दस्ती इनकम। ये क्या कह रहा है? दस्ती इनकम, ऐसा है। ओके, तो आप मुझे एक बात बताएं, जब ये दस्ती इनकम कह रहा है तो हमने तो उसको डेफर्ड पे बुक किया होगा। यानी अगर मैं मेरे बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी रिसीव की है मैंने ग्रांट? हाँ जी, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए को अगर मैं टोटल 5 मिलियन से डिवाइड करूं और मल्टीप्लाई कर दूं 2 मिलियन से, तो आई थिंक मैंने ये इनकम बुक की हुई है। यही किया आप लोगों ने भी। वेरी गुड, ये आ गई हमारी P&L में। टैक्स अथॉरिटीज क्या कह रही हैं भाई? पूरा 5 लाख। अच्छा, हुज़ैफा कह रहे हैं ओवर 3 इयर्स क्या था? भाई आप मुझे एक बात बताएं, हमारे पास जो कंडीशन लगी हुई है वो टाइम बेस है या एक्टिविटी बेस है? जल्दी बताओ। टास्क बेस है ना, टाइम बेस तो नहीं है। टास्क ये है कि भाई खर्चा करना है, ऐसा है। तो जितने % वेजेस देनी है उतने % आप उसकी कंडीशन पूरी कर चुके हैं। अच्छा जी, गुड। अब मुझे एक बात बताएं भाई, आपने 5 लाख रुपए में से 2 लाख तो बुक किया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि मुझे मज़ीद वो 0.3 ऐड करवा देगा? तो मैं सेविंग क्लेम करूंगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे हिसाब से बनती ही नहीं है, करंट टैक्स तुम ले लो। चलें जी, वेरी गुड यार। अच्छा, आप मुझे बताएं 31 दिसंबर के ऊपर वो कह रहा है कि भाई जो कि 2020 में बोरिंग कॉस्ट इंकर की गई है, हमने कैपिटलाइज की हुई है, वो मुझे क्या करेगा? एक्सपेंस दे देगा, ऐसा है, ऐसा है जानी। अच्छा जी, इसके बाद हमने कहा कि भाई AL रेंडर्ड सर्विसेज टू ML ड्यूरिंग 2019 अमाउंटिंग टू रुपीज 200,000 अगेंस्ट विच ML made an advance payment during the year 2019 of rupees 330,000 for the services received and yet to be received। अच्छा, बात समझिएगा, हुआ क्या? हुआ ये कि AL ने यानी हमारी कंपनी ने सर्विसेज रेंडर की हैं ML को 2019 में, जो कि 2 लाख रुपए की थी, अगेंस्ट विच ML ने एक एडवांस पेमेंट कर दी थी 2019 में 3,30,000 रुपए की, फॉर विच सर्विसेज रिसीव्ड
एंड येट टू बी रिसीव्ड। सही है जी। अच्छा मुझे पता है उसने एडवांस पेमेंट कितने की थी, फिर मुझे एडवांस पेमेंट कितने की होगी ओपनिंग में, 1.30 की। वेरी गुड वेरी गुड, यानी आपके लिए वो अभी तक अनअर्न्ड है। सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000, नो पेमेंट रिसीव वॉज ड्यूरिंग द ईयर 2020। यानी अब हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि हमारे पास ओपनिंग अनअर्न्ड कितना पड़ा होगा, जल्दी बताओ। ओपनिंग अनअर्न्ड कितना होगा, 1.30। 1.30 में से हमने 1.50 की सर्विस दे दी है, ऐसा है, ऐसा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं, यहां पे केस बना लेते हैं, ओपनिंग अनअर्न्ड इज 1,30,000, सर्विसेज रेंडर्ड इन 2020 1,50,000। ये मेरे रिसीवेबल में आ जाएगा, मानते हो, मानते हो ये रिसीवेबल में आ जाएगा। अच्छा अब आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मुझे एक बात बताओ, टैक्स वाला क्या ऑलरेडी 1,30,000 रुपये को टैक्स कर चुका होगा? टैक्स वाला क्या ऑलरेडी 1,30,000 रुपये को टैक्स कर चुका होगा? ऐसा है? तो अभी आपको टैक्स वाला बोलेगा कि बाबू मैं तो इस पे ऑलरेडी टैक्स ले चुका हूं, हमने तो लास्ट ईयर आपके सामने की बात है, हमने तो लास्ट ईयर इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की होगी सेविंग क्लेम करने के लिए। बट अब टैक्स वाला बोलेगा जो तुमने 1,50,000 रुपये की इनकम बुक की है, मैं उस इनकम को इनकम नहीं मानता। ऐसा है? तो सर वो लेस करवा देगा इनकम अर्न्ड, कितने से, 0.15। हाँ भाई ऐसा है, 0.15। हमने इस पे डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। अच्छा भाई आगे, हमने कहा कि सर जब ये सब कर कराने के बाद मैंने अपनी टैक्सेबल इनकम निकाली तो वो 54 आ रही है। सर क्या मेरे पास टैक्सेबल लॉसेस मौजूद हैं, टैक्स लॉसेस? हाँ भाई कितने के, 20 के। अच्छा मुझे बताओ समी ले रहा 1.50, ओपनिंग अनअर्न्ड आ रहा था, मेरी इनकम बन गई, टैक्स वाली की नज़र में वो इनकम नहीं है। अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है, ओके वो बिल्कुल 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 होगी, ये रही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एएल ने एक्वायर की प्रॉपर्टी 50 मिलियन की जो कि रेंट आउट हो गई थी, एनुअल रेंटल था 5 मिलियन जो कि एडवांस में पेएबल था। सही है जी। कंपनीज पॉलिसीज टू मेजर आईपी ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट ईयर एंड इज 40 मिलियन। अच्छा तो क्या हम कह सकते हैं मुझे फेयर वैल्यू लॉस हो गया है? अच्छा भाई समील कुछ कह रहे हैं, समील कुछ कह रहे हैं भाई, इधर सुन लो भाई। भाई समील कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है 1.3 आना चाहिए, 1.5 की जगह। अबे भाई मेरी बात सुन, 1.30 का मामला पहले क्लियर कर ले। भाई मुझे बताओ 1.30 क्यों टैक्स नहीं होगा, एक एक करके बताओ, 1.30 क्यों टैक्स नहीं होगा? हाँ भाई 1.30 लास्ट ईयर हो गया था, ऐसा है? अच्छा 1.50 क्यों नहीं टैक्स होगा? ये 20,000 क्यों टैक्स नहीं होगा? ये 20,000 क्यों टैक्स नहीं होगा? वो रिसीव नहीं हुआ। तो इन एनी केस एडजस्टमेंट कितने की होगी? सही है। अच्छा भाई अब इसको सही कर लेते हैं और इसको नीचे कर लेते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जो 10 का लॉस आया है, क्या टैक्स वाला 10 के लॉस को लॉस मानता है? हाँ जी, नहीं मानता, नहीं मानता। वो तो बोलता है जब बेचोगे तब आना। तो हमने कहा सर मैं इसके ऊपर क्या बुक कर लूँगा, डेफर्ड टैक्स इनकम।
ऐसा है, लॉस है ना 10 का, चेक कर लो एक बार। हाँ भाई, पर इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स इनकम आप बुक कर रहे हैं वो कितने पे करेंगे? 20% पे। ऐसा है भाई। अच्छा, और एक और चीज़, आपने जो ये रेंटल लिया है 5 मिलियन का, वो एडवांस में लिया है, पर आपने रेंटल इनकम इसमें से कितनी बनाई होगी? 6 महीने की बनाई होगी। तो ये जो आपके पास अमाउंट है, रिसीव हुई हुई, वो उस पर मजीद टैक्स मांगेगा आपसे। क्या ऐसा है? वो बोलेगा भाई मुझे टैक्स दो, आप बोलोगे भाई किस बात का टैक्स, मैं इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर लूंगा। हाँ जी, और जो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन दे रहा है, उसको भी अकाउंट फॉर कर लें। हाँ जी, जो टैक्स वाला डेप्रिसिएशन दे रहा है उसको भी अकाउंट फॉर कर लें। तो 50 को 30 पे हुआ है ना मेरी जान। हाँ भाई, तो मुझे एक बात बताएं, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था मेरे बच्चों? डेप्रिसिएशन हम गए यहाँ पर ऊपर, हमने कहा भाई 50 मिलियन है, लाइफ कितनी दे रहा है वो? हाँ भाई, 10% पे। ओके, तो हमने कहा 10 साल पे आ गया। तो 5 का गैप है और 6/12। हाँ जी। अच्छा, यानी अब ये कहें कि हमारे पास, प्लीज़ सुनिएगा मेरे बच्चों, हमारे पास जो लॉस है, प्लीज़ सुनना, हमारे पास जो लॉस है वो 10 मिलियन का बुक हुआ हुआ है, जबकि डेप्रिसिएशन के नाम पे कितना मिलना चाहिए? सिर्फ डेप्रिसिएशन के नाम पे कितना मिलना चाहिए? हाँ जी मेरे बच्चों, 2.5। तो हमने ज़्यादा जो बुक किया हुआ वो हमने ऐड बैक कर दिया, इस पे मेरी आ गई डेफर्ड टैक्स इनकम और मैंने वो 20% पे रिकॉर्ड कर ली। क्लियर है सर? डेप्रिसिएशन तो 30 पर ही होगा ना? हाँ, इस सवाल में कर रहा है डेप्रिसिएशन 30 पे होगा, मतलब नहीं, सुनो, एक बात सुनो। देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आप सब मुझे बताएं, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बेचूंगा मैं, सही है जी, तो आप मुझे एक बात बताएं, ऑल टुगेदर मुझे कैपिटल गेन जो भी होगा, हाँ जी, कैपिटल गेन जो भी होगा उसकी टैक्सेबिलिटी तो 20% पे ही होगी ना? हाँ, सही है। अच्छा देखो भाई, 7.5 ये हुआ कि 10 का लॉस आपने बुक किया हुआ सौलिया, ये रहा, सही है। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई मैं आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करूंगा 10 सालों में, उस साल 6 महीने का है। तो टैक्स वाला कह रहा है मेरी नज़र में एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, आपकी नज़र में एक्सपेंस है फेयर वैल्यू लॉस, तो आपने कितना ज़्यादा बुक किया हुआ है? 7.5 का, वो उसने ऐड बैक करवा दिया, सही है। अच्छा, अब मेरे बच्चों बता दो कि ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या मैं अब इसमें से, चलो कोई मसला नहीं, क्या अब मैं इसमें से लेस कर दूंगा? कैरी फॉरवर्ड लॉसेस कितने के अवेलेबल है मेरे पास? जानी कितने के अवेलेबल हैं? 20 के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस 20 के ऊपर तुम फायदा पिछले साल ही बुक कर चुके होगे? क्योंकि तुम्हें पता था टैक्स वाला आगे देगा। आज वो एसेट रिवर्स होगा, तो ये अमाउंट आ गई। सर अगर मैं यहां पे करंट टैक्स का रेट लगा दूं तो वो आ गया 30%। हाँ जी,
यहाँ तक कोई इशू? हमने कहा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। जल्दी बताओ मेरे बच्चों, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 19.5। हमने कहा करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है जी? इतना। हमने कहा डेफर्ड टैक्स नेट क्या आ रहा है हमारे पास? भाई कैलकुलेटर प्लीज अपने पास रखना। मुझे लग रहा है कि नेट बेसिस के ऊपर मेरे पास अगर मैं देखूं तो मेरे पास डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ही आ रहा है। अच्छा, कोई परमानेंट डिफरेंस है जानी? हाँ जी, नहीं है। अच्छा, फिर हमने काम ये किया कि हमने इसके ऊपर जो है वो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली, और वो भी 20% पे। चेक कर लो, ये आता है 7.16। प्लीज एक बार चेक कर लो जानी। मैं अलग से भी यहां पे कर लेता हूं क्योंकि मैंने शॉर्टकट में फॉर्मूला लगाया है। ये आ गया, इस पे 30% और इसका 20%, 7.16। चेक कर लो भाई, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। हाँ भाई, ये मैच क्यों नहीं होता भाईजान, ये मैच क्यों नहीं हो रहा? परमानेंट डिफरेंस कितने हैं? 1 2 3 कितने हैं? 1 है। तो आपने कहा कि ये जो 7.5 है ऊपर 30% पे, नीचे 20% पे, तो कितने से कटा दूं? हाँ भाई, 10% से। हाँ भाई, ये 7.5 आपने नीचे ऐड करके, बल्कि ऐड करूंगा ना। हाँ भाई, मैच हो गया। 20.25 क्लैरिटी है, गुड है। अच्छा, अब मुझे बताओ, थोड़ा सा नया सवाल करके थोड़ा सा रिकॉल हुआ कुछ? बारिश शुरू हो गई कराची में, ओके। कॉन्फिडेंस आया, वेरी गुड। अच्छा भाई, कल हमारी क्लास है सुबह 8:30 बजे, सही है जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। कल सुबह 8:30 बजे क्लास है हमारी, फिजिकल होगी, बिल्कुल आप आ सकते हैं, कल सुबह आ सकते हैं। ऑडिट रात में, वही 9 से 10, घर से, वो घर से ही लीजिएगा। सही जानी। अच्छा देखो, तुम लोगों के लिए सुबह 8:30 बजे आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल में चल रहा हूँ तुम लोगों के लिए। और कल है हमारा कंसोलिडेशन, कल कंसोलिडेशन है, क्या कहते हो? रख लें कंसोल? डन है, चलें, गुड। प्रिपेयर हो क्या आना, बहुत खतरनाक सवाल है। इसके बाद लीज कर लेंगे जानी, ये प्लीज रिपीट कर लियो जानी, समीर यहां से देख लियो। सही है जी, चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।